हाँ जी मैम, हो गई है। जी धन्यवाद। आप सभी का सादर अभिनंदन। ज्योतिर्विज्ञान की कक्षा में हम कक्षा का शुभारंभ करते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। ओम मां सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः। ओम स्थान देवताभ्यो नमः। ओम ग्रह देवताभ्यो नमः। ओम गंगाराम देवताभ्यो नमः। ओम कुल देवताभ्यो नमः। ओम कुल देव्यै नमः। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः। ओम इष्ट देव्यै नमः। ओम गजाननम भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अपने इष्ट देवी देवताओं का ध्यान कीजिए। अपने कुल देवी देवताओं का ध्यान कीजिए। ऋषि पराशर का ध्यान कीजिए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि वो आपको ये परा विद्या सहज ही प्रदान करें और आप सभी ज्योतिष जगत में अपनी एक छवि बनाएं। तो हम कक्षा का शुभारंभ करते हैं। मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। भाई किसी का मन क्या करे, कभी कभी तो कोई चुटकुला सुना दिया करो। क्योंकि क्या होता है ना, मैं तो कंटिन्यू पढ़ाने में लगी रहती हूँ। अगर मेरी कक्षा बोरिंग लगा करे तो बता दिया करो। तो हम कक्षा का शुभारंभ करते हैं। देखिए, कल हमारा जो दो कल परसों विषय था चंद्रमा को लेकर के, और मैंने चंद्रमा पर बहुत कुछ बताया था। हालांकि किस भाव में सूर्य का क्या फल है वो हम अलग पढ़ेंगे। ठीक है। और जब हम फलित करेंगे तो फलित के जो सूत्र हैं उनको हालांकि मैं पहले समझा चुकी हूँ। लेकिन जब हम हमारी फलित की कक्षा होगी तो उस पे केवल फलित पर ही प्रैक्टिस होगी। वो हमारा तृतीय सोपान होगा। अभी हम द्वितीय सोपान पर पढ़ रहे हैं। यानी हम उस उन चीजों का बारीकी से अध्ययन कर रहे हैं कि सूर्य क्या है, चंद्र क्या है, राशि क्या है, भाव क्या है। और जब हम उसमें गहनता से उतरेंगे तो हम भूमि से जुड़ेंगे और फिर हम उसको समझ पाएंगे। तो अब क्योंकि उस दिन मैंने चंद्र की व्याख्या की थी, तो चंद्र किस प्रकार से क्षीण या उच्च का है या कैसा फल देगा, तो ये चंद्रमा की स्थिति पर डिपेंड करता है। जैसे कि क्षीण चंद्रमा होगा, बलहीन चंद्रमा होगा तो शुभ फल नहीं देगा। सूर्य के साथ बैठ गया, कहीं अमावस्या दोष बन गया, सूर्य चंद्र दोनों साथ बैठे हैं तो अच्छा फल नहीं है। वृश्चिक का चंद्रमा है तो भी अच्छा फल नहीं है। चंद्रमा डिग्री वाइज कम है या वृद्ध है या मृतावस्था में है तो भी चंद्रमा का फल अच्छा नहीं कहा जाएगा। हाँ, चंद्रमा की दृष्टि में शुभत्व रहेगा, चाहे वो नीच का होकर बैठा है या वो डिग्री वाइज कम हो। लेकिन दृष्टि जहां जाएगी वह उत्तम फल देगी। ठीक है, क्योंकि दृष्टि बैठने से ज्यादा काम करती है। अब चंद्रमा की स्थिति को हम कैसे जाने कि भाई शुक्ल पक्ष का चंद्रमा अच्छा माना जाएगा, कृष्ण पक्ष का चंद्रमा क्षीण है तो वो निर्मल माना जाएगा या बलहीन माना जाएगा। एक मत तो ये है। बाकी इसमें देख लीजिए। शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से पूर्णिमा तक के चंद्रमा को बली माना जाता है क्योंकि शुक्ल पक्ष का चंद्रमा है, बढ़ता हुआ चंद्रमा है। कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से और अमावस्या तक का चंद्रमा निर्बल है क्योंकि घटता हुआ चंद्रमा है। ये तो एक सामान्य मत हो गया। दूसरा मत देख लीजिए। इस मत के अनुसार शुक्ल पक्ष की अष्टमी से कृष्ण पक्ष की सप्तमी तक के चंद्रमा को बलि मानते हैं। अब आप देखोगे साउथ में जाओगे तो उनका कुछ अलग ही चलता है। वो अलग ही विचारधारा के हैं। तो वो विद्वानों में मतभेद होता है ना, तो कुछ लोग क्या मानते हैं, वो मानते हैं कि शुक्ल पक्ष की अष्टमी से कृष्ण पक्ष की सप्तमी तक का चंद्रमा बलि है। क्यों? क्योंकि वो इतना घटा हुआ नहीं है। शुक्ल पक्ष की अष्टमी के बाद का जो चंद्रमा है बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी एक उसने अपना आकार ले लिया है और वह कृष्ण पक्ष की सप्तमी तक बनी रहेगा। फिर जैसे ही अष्टमी आएगी तो घटना शुरू हो जाएगा तो उसे शुभ नहीं माना गया। कृष्ण पक्ष की अष्टमी से शुक्ल पक्ष की सप्तमी तक अशुभ और निर्बली चंद्रमा कहा गया। आगे चलिए, तृतीय मत क्या कौन सा है? 30 तिथियों को 3 भागों में विभाजित कर दिया। 30 तिथि कैसे? प्रथमा से ले प्रतिपदा से लेकर के और जो आपकी अमावस्या हो गई या
शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से पूर्णिमा तक, कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से अमावस्या तक। तो दोनों को मिलाकर जो है 15 ये और 15 ये, तो 30 तिथि हो गई। ठीक है, तिथियों को अगर कोई पूछे तो 30 कहा जाता है। शुक्ल पक्ष की 15 अलग, कृष्ण पक्ष की 15 अलग। अब तृतीय मत क्या कहता है कि शुक्ल पक्ष की दशमी से कृष्ण पक्ष की पंचमी तक का चंद्रमा बलि। और ये जो तृतीय मत है ना, इसका अधिकांश पुस्तकों में प्रयोग मिलेगा। मतलब जहां अधिकांश पुस्तकों में विद्वानों ने लिखा है, तो तात्पर्य हमें उसी मत को फॉलो करना चाहिए। तो शुक्ल पक्ष की दशमी से लेकर के कृष्ण पक्ष की पंचमी तक का चंद्रमा बलि है, क्योंकि दशमी से वो और अधिक का काल ले लेता है, और कृष्ण पक्ष की पंचमी तक भी का चंद्रमा बलि। अब जैसे मैं अपना ही कहूँ तो मेरा कृष्ण पक्ष की पंचमी का जन्म है। हालांकि मैं ये तो नहीं कह रही मेरा चंद्रमा बहुत बली है, लेकिन निर्बल नहीं है, मुझे माता का सुख मिला। माता सास का भी मतलब ये कहेंगे कि कहीं ना कहीं उनका, पर वो है वैचारिक मतभेद हो सकता है, लेकिन कहीं दूसरी जगह उनका कुछ सहयोग रहा। ठीक है, तो निर्बल नहीं है, मतलब निर्बल होता तो माता ही नहीं होती। माता किसी न किसी रूप में, वो होता है ना कई बार के वैचारिक मतभेद भी है, लेकिन वो किसी और वे में सहायता कर रही है। मतलब जैसे हम कहेंगे कि मेरी माँ थोड़ा सा पढ़ने को विरोधी थी, लेकिन मेरे अंदर ये था कि नहीं, जितना वो विरोध करेगी मुझे, मतलब उनको था कि एक ट्रेडिशनल हाउस वाइफ की तरह रहे, एक घर घरेलू चीजों को सीखे। मतलब उनका जो एक कहते हैं ना कि रूढ़िवादी विचारधारा तो थी, वैचारिक मतभेद तो था, लेकिन कहीं ना कहीं उसका काम सकारात्मक ही रहा। तो आगे चलते हैं। जितना मतलब तो यानी निर्बल नहीं था, मातृ सुख इतना रहा कि हाँ, जो बच्चा है आगे कुछ बन गया स्ट्रगल करता हुआ। आगे चलते हैं। कृष्ण पक्ष की दशमी से शुक्ल पक्ष की पंचमी तक का चंद्रमा क्षीण, शुक्ल पक्ष की षष्ठी से दशमी तक एवं कृष्ण पक्ष की षष्ठी से दशमी तक सामान्य बलि। क्या आपको समझ में आ रहा है कि कौन मध्य मध्य में बोल रहे हैं? दो कच्चे निकाले। हम्म। जी, माइक बंद कीजिए, एक बार पुनः देखते हैं। शुक्ल पक्ष की दशमी से कृष्ण पक्ष की पंचमी तक का चंद्रमा बलि, ये मत सर्वाधिक प्रयोग होता है। कृष्ण पक्ष की दशमी से शुक्ल पक्ष की पंचमी तक का चंद्रमा क्षीण। ठीक है, क्षीण चंद्रमा भी बता दिया। शुक्ल पक्ष की षष्ठी से दशमी तक और कृष्ण पक्ष की षष्ठी से दशमी तक सामान्य बलि, यानी दशमी तक सामान्य बलि कहा गया है, यानी पंचमी तक का चंद्रमा मजबूत है। तो ये सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यहाँ सामान्य बलि कह दिया ना। मुख्य बलि कौन सा हुआ? शुक्ल पक्ष की दशमी से कृष्ण पक्ष की पुस्तकों में आपको मिलेगा। तो ये आप ध्यान रखना, जब किसी की कुंडली देखो तो ये देखना इसका जो चंद्रमा है वो कैसा है। शुक्ल पक्ष की दशमी से कृष्ण पक्ष की पंचमी तक का है, तो इसका मतलब मातृ सुख कहीं ना कहीं मिलेगा। किसी और रूप में मिल जाए, जैसे कि मैं ये बताऊं कि मानो किसी की सास है, उससे उसका 36 का आंकड़ा है, लेकिन सास सास भी तो माता का ही प्रतीक है ना। तो तात्पर्य ये हुआ, वो कहीं और रूप में, जैसे कि मानो बहुत सी सासें ऐसी होती हैं, पांच पांच बहुएं हैं, लेकिन घर का काम खुद ही करेगी। ठीक है ना, तो यानी किसी और रूप में उसको वो सहायता मिल गई। तो इस प्रकार से कहने का तात्पर्य ये है कि पंचमी तक का जो चंद्रमा है बहुत क्षीण नहीं, शुभ माना गया है। यानी इस मत को आप फॉलो कीजिएगा, और आप कुंडली में जब देखेंगे तो आप लोगों को यही बताइएगा भाई तुम्हारा चंद्रमा तो सही है, क्योंकि शुक्ल पक्ष की दशमी से कृष्ण पक्ष की पंचमी तक का है, कृष्ण पक्ष की पंचमी तक का है, तो चंद्रमा तुम्हारा ठीक है, इतना बेकार नहीं है, माता का सुख मिला होगा, किसी ना किसी रूप में मिला होगा, लेकिन मिला होगा। तो हम आगे बढ़ जाते हैं। क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? आज हम मंगल देव की व्याख्या करेंगे। जी मैम। भैया थोड़ा सा जो है ना, मैं एक सामान्य तरीके से पढ़ाती हूँ, लेकिन आप लोग मनोविनोद के लिए कुछ कुछ बीच में बोलना चाहें तो बता बता सकते हैं, बोल सकते हैं। मैम जरा एक पूछने का था। हाँ जी, पूछो जी। अ, अभी आपने बताया कि मातृ सुख के लिए शुक्ल पक्ष की दशमी से हाँ जी। कृष्ण पक्ष की पंचमी तक
हम्म। अगर चंद्रमा है तो मातृ हम्म। सुख कहीं ना कहीं रूप में मिल जाता है। हाँ जी। हाँ, और मातृ सुख न होने का कौन सा बताया आपने? देखिए वो फिर आप ये देखिए, चौथा भाव कहीं पीड़ित होगा, चंद्रमा कहीं पीड़ित होगा, कहीं अमावस्या अच्छा। दोष बना होगा, चंद्रमा खासकर त्रिक भाव में जाके बैठा है तो मातृ सुख की का अभाव कर देता है। छठे में जाके बैठ गया तो या तो माता बीमार रहेगी, या माता हम्म। की बहुत मतलब जल्दी मृत्यु हो जाएगी। छठे और मृत्यु घर में होने के रहेगा तो, बाद, हैं जी, छठे घर में रहेगा तो हाँ। चंद्रमा छठे घर में रहेगा तो जी। मातृ सुख नहीं होगा, यही आप कहना मतलब चाहते हैं ना? मातृ सुख, माता होगी भी तो वैचारिक मतभेद होगा, और जो हाँ। है वैचारिक मतभेद इतना होगा कि लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं। ठीक है। हम्म। और बीमार रहेगी, और अगर माता की मृत्यु हो गई तो उसके बाद उस महिला का जो जीवन है वो और कष्टप्रद हो जाएगा। अच्छा। ठीक है। मीन्स बाकी तो चंद्रमा छठे भाव में हो तो। जी, बहुत आयत कुंडलियों में ये देखा गया है। हाँ, लेकिन उसमें भी उसका बलि वगैरह देखना पड़ेगा ना? आप देखो, अगर जैसे होता है ना, उपाय करें, कर्म को श्रेष्ठ रखें, तो इसके यह हाँ। दुष्प्रभाव 6 8 12 के जो हमारे त्रिभाव है ना, तो उनका उतना दुष्प्रभाव नहीं होता। जैसे कि कोई शिव का भक्त हो तो छठे का चंद्रमा उसको वो कष्ट नहीं देगा। ठीक है। मीन्स इतना प्रभावित नहीं चंद्रमा कर पाएगा। मैम चंद्रमा 6 8 12 भाव में रहेगा तो ये क्योंकि हर चंद्रमा का अन्य भावों में बैठने का फल कथन बाद में बताया जाएगा। यहाँ हम्म। केवल उसकी निर्बल अवस्था और बली अवस्था की बात की गई है। चंद्रमा क्या हाँ। है वो समझा दिया गया है। अब चंद्रमा हाँ। का 12 भावों में क्या फल है वो आपको हाँ। आगे की कक्षा में समझाया जाएगा। यहाँ केवल चंद्र हाँ। ग्रह को ही बताया गया है। समझ ठीक है, गए ठीक है आप? मैम। 12 भाव हाँ में समझ। पृथक पृथक फल की व्याख्या तो अलग से होगी। कुछ हाँ उसमें हाँ। ऋषियों के सूत्र होंगे, कुछ गुरु द्वारा प्रदत्त सूत्र होंगे, कुछ हमारे खुद के अनुभव भी होंगे। ठीक है। हम्म। तो हाँ। अब हम आगे बढ़े। हाँ मैम। जी। तो हमारा स्क्रीन शेयर हट गया है, हम पुनः स्क्रीन शेयर लगा देते हैं। जी। महोदय, आप तो वैसे ज्योतिष के विषय में ज्ञान रखते हैं। हेलो। मैं तो पढ़ रहा आपने हूँ। कहाँ तक सीखा? हाँ, तो वही थोड़ा बहुत सीखा है। अभी आपसे और ज्यादा सीख लेंगे। तो ये नहीं सीखा आपने कि चंद्रमा की जो प्रश्न आप किए वो प्रश्न हाँ। नहीं सीखा आपने? नहीं, क्या है, हर एक गुरु से अलग अलग सीखना होता है। हाँ, तो हम जैसा आगे की कक्षा चंद्रमा, में अवश्य चंद्रमा सीखेंगे। वृषभ राशि में उच्च का होता है, और नहीं, हाँ, वृश्चिक में नीच का होता है। यहाँ तो 3 मत तो आप देख ही लीजिएगा कि भी उच्च का हाँ। बैठा है तो श्रेष्ठ है, हाँ। वृश्चिक राशि में बैठा है तो नीच का है, ज्येष्ठा नक्षत्र पर बैठा है तो भी अच्छा फल नहीं देगा, त्रिक भाव में बैठा है तो भी अच्छा फल नहीं देगा। और हम्म। मैंने ये भी बता दिया, अमावस्या दोष बन गया, सूर्य के साथ कहीं बैठ गया तो भी अच्छा फल नहीं देगा। तो भी अच्छा बाकी फल नहीं चौथा, देगा। हाँ, क्योंकि वो एक अमावस्या दोष बना देगा। हाँ। इसके बाद आप ये देखिएगा, अगर चौथे घर में, चौथा घर पीड़ित है काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से, चौथा घर हाँ। पीड़ित है तो भी चंद्रमा हम्म। का फल कहीं ना कहीं, कई बार ऐसा होता है माए ही बच्चे के जीवन को बर्बाद करती हुई दिखाई देती है अगर चंद्रमा पीड़ित हो गया तो, क्योंकि वो मन हम्म। को पीड़ित कर रहा है। तो माता से संबंध इतने बिगड़ जाएंगे कि बच्चे को ही, जो उनकी खुद की संतान है, उसे ही कहीं ना कहीं पीड़ा मिल जाएगी माता से ही। तो वो, हाँ, खैर हम 12 भाव में उसका फल कथन आगे करेंगे। तो वो चंद्रमा के बारे में ये बताना जरूरी था कि जब भी कुंडली आप देखें तो वह चंद्रमा कितना बली है उसकी स्थिति को जरूर देखें। ठीक है। अब हम चलते हैं, क्योंकि हम सूर्य और चंद्र को वैसे तो समझा चुके हैं, 12 भाव में फल कथन की चर्चा हम अग्रिम कक्षा में कभी करेंगे। तो अभी हम चलते हैं, क्या कहते हैं, मंगल देव के को समझ लेते हैं। वैसे मंगल मैंने कल पढ़ा दिया था, पर क्योंकि अगला कक्षा जब हमारी होती है तो उसमें हम रिवीजन के तौर पे उसको ले लेते हैं।
डिस्क्राइब कर देते हैं, ताकि एक बार होता है ना, पुनः रिवीजन सा हो जाए। बेशक हम रिकॉर्डिंग भी सुन लें, लेकिन वो चीज कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो हमें फलित करने में दिक्कत आएगी। क्योंकि गुरुजनों के जो ऋषियों के सूत्र हैं, या जो हम सीख रहे हैं, तो वो हमें ऐसी पकड़ हो कि कुंडली देखते ही हम एक ऐसी वाणी बोल दें कि सामने वाला विश्वास करे कि हाँ भाई, इन्होंने ये बताया था। तो चलिए हम पढ़ लेते हैं। सौर मंडल का एक लाल ग्रह है, चौथा ग्रह है। चौथे ग्रह मतलब सूर्य से गिनो तो सूर्य चंद्र, नहीं, चौथा मतलब काल पुरुष की कुंडली में चौथा ग्रह कैसे कहेंगे? रवि, सूर्य, फिर चंद्र, फिर मंगल, तो तीसरा ग्रह हो गया। चलिए, लाल ग्रह है, इसे भूमि पुत्र कहा गया है। मंगल सेनापति है, जैसे सूर्य राजा है, चंद्रमा रानी है, तो मंगल सेनापति है, और इसे भूमि पृथ्वी का पुत्र कहा गया है, इसलिए इसको भूम कहा जाता है। मंगल एक अशुभ ग्रह है। अब अशुभ ग्रह क्यों कह दिया? क्योंकि जिस भाव में बैठता है ना, क्योंकि मंगल क्या है, अग्नि तत्व प्रधान है। लगन में बैठ जाए तो व्यक्ति को क्रोधी बना देगा। द्वितीय भाव में बैठ जाए तो उसकी वाणी में विकार दे देगा, या कुछ ऐसा कर देगा कि वह ऐसा व्यक्ति किसी का सगा नहीं होता। और ये जो सूत्र हैं गुरुजनों के द्वारा बताए हुए, ये हर कुंडली पे लागू होते हैं। एक सामान्य सा सूत्र आपको दे दिया गया कि लगन में अगर मंगल बैठा है तो व्यक्ति क्रोधी है। द्वितीय भाव में मंगल बैठा है तो व्यक्ति किसी का सगा नहीं है। पराक्रम भाव में बैठा है मंगल, तो हालांकि पराक्रम भाव है तो पराक्रम का, लेकिन भाइयों से संबंध खराब कर देगा, भाई बहनों से संबंध खराब कर देगा। ठीक है। और आ, आगे चलिए चलते हैं। चौथे घर में बैठ गया तो चौथे घर का जो मंगल है वो अलग फल देगा। वो अन्य जो केंद्र में बैठे हुए ग्रह हैं उन पर दृष्टि डाल करके उनके शुभत्वों को कम कर देगा। पंचम में मंगल चौथे घर बैठ का गया। मंगल अंगारिका योग बनाता है, चौथा घर का मंगल। हाँ, वो तो है ही, मंगली दोष तो बना ही देगा। मंगली दोष की हाँ। चर्चा अलग किसी कक्षा में होगी। लेकिन जो अन्य शुभ ग्रह बैठे हैं उनके शुभत्व हाँ। को नष्ट कर देगा। समझ गए आप? मानो हम्म। मंगल की दृष्टि चंद्रमा पे जा रही है, किसी सौम्य ग्रह पे जा रही है, बुध पे जा रही है, या शुक्र पे जा रही है, और केंद्र में कोई ग्रह बैठा है, तो केंद्र के ग्रहों का जो शुभ फल प्राप्त होना था उसको कम कर देगा। पंचम में जाके मंगल बैठ गया, तो पंचम में मंगल बैठ गया तो पहले तो संतान को नष्ट करेगा, गर्भ को नष्ट करेगा। ऐसी महिलाओं को मतलब कहेंगे ना कि जिससे कि बार बार कंसीव कर रहे हैं लेकिन बच्चा ग्रोथ नहीं कर रहा, या कुछ ऐसी कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, या उसकी संतान को नष्ट ऐसे मतलब अगर अशुभ स्थिति है तो बहुत ज्यादा अशुभ स्थिति है, कोई शुभत्व दर्शन दृष्टिपात नहीं हो रहा है। अन्य ग्रहों की कारक, इत्यादि ग्रहों की, जैसे बृहस्पति कारक है पंचम का, वहां तक दृष्टि नहीं जा रही है, तो ऐसा क्या होगा, ऐसे व्यक्ति की संतान ही नहीं होती, और संतान हुई तो वो नष्ट हो जाएगी। और ऐसे खासकर आप तांत्रिकों की कुंडली में देखना, पंचम भाव में जो ये काला जादू करते हैं, तांत्रिक होते हैं, तो सूर्य होगा या मंगल होगा या बुध होगा। सूर्य मंगल बुध में से ये क्रूर ग्रह उसको तंत्र की ओर ले जाते हैं। वो ऐसा व्यक्ति किसी का अशुभ भी कर सकता है। या फिर खाली मंगल और बुध की स्थिति हो तो ऐसा व्यक्ति थोड़ा काम विकारों से युक्त होकर के हम कह सकते हैं कि चारित्रिक पतन की ओर भी जा सकता है। छठे घर का मंगल क्या, अब आपने क्योंकि बात ऐसी छेड़ी कि वो उस घर में क्या फल देगा, उस घर में क्या फल देगा, तो जो चीजें ध्यान आ रही है मैं आपको बता रही हूँ, वैसे उसकी चर्चा हम आगामी कक्षा में करेंगे। छठे घर का मंगल आपको वो तो बना देगा, शत्रुहंता योग दे देगा, लेकिन छठे घर का मंगल आपको पराक्रम भी देगा। कैसा पराक्रम? मतलब कहते हैं कंपटीशन में जीता देगा। आप कैसा भी कंपटीशन दें तो आप निकालने में सबको, आपको उस कंपटीशन में को निकालने में समर्थ बना देगा। क्योंकि एक तो क्या कहते हैं, वो जो घर है वो कंपटीशन का है। दूसरा, छठे घर में मंगल की स्थिति क्या है कि शत्रुहंता योग भी बना रहा है, मतलब शत्रु पर हावी रहेगा ऐसा व्यक्ति। ठीक है। तो वहां पर थोड़ा लेकिन मामा से संबंध खराब कर देगा, या उसके मामा पीड़ित रहेंगे, या मामाओं की स्थिति अच्छी नहीं होगी। सातवें पे मंगल पे जाओ, सातवें का मंगल जो है पारिवारिक जीवन, पत्नी के साथ कलह, या पत्नी के साथ मतलब पत्नी को कष्ट देगा, और मंगली तो बना ही देगा, जैसा कि आपने कहा अंगारक दोष या मांगलिक दोष जिसे हम कहते हैं।
इस प्रकार का दोष बना देगा, साथ में क्या करेगा, पत्नी से संबंध भी खराब करा सकता है। अच्छा, जो ये जो सप्तम भाव है, ये स्त्री के गर्भ का भी है। मतलब अगर पति की कुंडली को देखें तो पत्नी का गर्भ है, पत्नी के गर्भ को नष्ट करेगा अगर अशुभ स्थिति बन गई और ज्यादा, बुध की राशि पे बैठ गया, या कोई अशुभ दृष्टि नहीं आ रही है, तो पत्नी के गर्भ को नष्ट कर देगा। आपने देखा होगा ना, कई ऐसे केसेस होते हैं कि भाई वो ससुराल में कुछ पीड़ित अवस्था थी, और लड़ाई झगड़ा हुआ तो पता चला गर्भ ही नष्ट हो गया। ठीक है, तो पत्नी के गर्भ को नष्ट कर देगा, और पत्नी से कलह संबंध बना देगा। और मंगल क्योंकि जहां बैठेगा तो उसमें अशुभता रहेगी, क्रूर ग्रह है। मतलब क्रूर तो नहीं, क्रूर तो खैर सूर्य ग्रह को कहते हैं, लेकिन एक अशुभता, एक मांगलिक दोष बना देगा। और सप्तम में बैठा मंगल बहुत भीषण मांगलिक दोष बनाता है। अष्टम का भी और 12वें का भी मंगल अच्छा नहीं माना जाता। ठीक है, और अगर उसमें कोई शुभ दृष्टि नहीं आई तो वो और भी अधिक स्थिति को खराब कर सकता है। मानो बुध की राशि पे बैठ गया, गर्भ को भी नष्ट करेगा, और पत्नी के लिए उसके मांगल्य सुख का भी कारक है। तो आगे बढ़ते हैं, अष्टम का मंगल। अष्टम में मंगल बैठ गया, तो अष्टम का मंगल क्या करेगा, उसे इस तरह की गुप्त विद्याओं की ओर ले जा सकता है। ठीक है, और लेकिन अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि वहां पर वो एक आकस्मिक घटना, दुर्घटनाओं का भाव है, तो वहां उसको इस तरह के कष्ट हो सकते हैं। अच्छा, अष्टम में जब अगर मंगल बैठ जाए तो ऐसा व्यक्ति किसी के लिए भला भी करे ना, तो भी उसे बुराई मिलनी है। वो खासकर ऐसे व्यक्ति को ना, वो कितना भी अच्छे कर्म कर ले, कितना भी भला कर्म कर ले, कितनी भी, लेकिन उसके माथे पे लगना कलंकी है। तो अष्टम का मंगल ये फल दे, मतलब गुरुजनों के द्वारा जो प्रदत्त सूत्र है, वो मैं आपको बता रही हूँ। और गुरुजनों का वाक्य कहते हैं ना, ब्रह्म वाक्य होता है, उस पर शंका नहीं करनी चाहिए। ये सूत्र आप कुंडली पर देखना तो आपको दिखाई देंगे। ठीक है, बाकी देखो, अपना ज्ञान भी है, अपना अनुभव भी है, अपने पुस्तकीय ज्ञान भी है, आपकी खुद की दैवीय कृपा और साधना भी है, लेकिन जो गुरुजनों का वाक्य है उसे अगर हम ब्रह्म वाक्य समझ के स्वीकार करें, और अपने अनुभव से भी सीखें उस पर, तो वो थोड़ा सा आपको वो सूत्र जब आपको कुंडली पर दिखाई देंगे तो आप पाएंगे कि हाँ, जैसे आप मानो आगे चल के भविष्य वक्ता बने, भविष्य कुंडली देखें, तो जैसे मानो आपने कोई कुंडली बनाई तो उसमें आप एक पेज लिख सकते हैं साथ में कि गुरु जी की कलम से। और आप उसमें, आपने उसमें देखा भाई अष्टम का मंगल है, तो उसे आगाह करना कि भाई तुम पूछ लेना कि भाई तुम दूसरों के लिए काम करते हो तो क्या तुम्हें भलाई मिलती है, नहीं बुराई मिलती होगी। मतलब कलंक भी लगा सकता है कि तुम कितना भी किसी का भला करो, लेकिन वो तुम्हें जो है क्या कहते हैं, वो नहीं मिलने वाला उसका रिवार्ड, उल्टा तुम्हारे ऊपर कलंक भी लगा सकता है कोई। नवम पे मंगल पे जाए, भाइयों से तो संबंध खराब करेगा ही, लेकिन पराक्रम को बढ़ा देगा। ऐसा व्यक्ति पराक्रम से कुछ कर सकता है, कुछ बेहतर कर सकता है, क्योंकि धर्म भाव का मंगल है ना, तो धर्म की स्थिति तो रहेगी। वो मतलब एफर्ट्स करके, परिश्रम करके धन भी कमा सकता है, और कहीं ना कहीं धर्म भाव में उसका अशुभ प्रभाव कम हो जाएगा। लेकिन वो भाइयों के लिए तब भी अच्छा नहीं, भाइयों पे दृष्टि जा रही है, लेकिन पराक्रम करके वो व्यक्ति धन कमा लेगा। ये, या ये कहो भाग्य से कुछ ऐसी स्थिति बनेगी कि उसके पास कभी धन की कमी नहीं होगी, किसी ना किसी प्रकार उसके पास धन आ ही जाएगा, क्योंकि भाग्य भाव में बैठा हुआ है मंगल। ठीक है, और हम चलते हैं दशम भाव का जो मंगल है, ये सबसे उत्तम है। क्यों? क्योंकि 10वां जो घर है, कहते हैं मंगल का पक्का घर है। मतलब पक्का घर तो नहीं मतलब कारकत्व तो नहीं है मंगल को, लेकिन क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में मकर राशि आती है, और मकर का जो मंगल है वो सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तो तात्पर्य ये हुआ, यहाँ पर मंगल को बल प्रदान है। जैसे कहते हैं ना, द्वितीय भाव में मंगल निष्फल है, परिवार तो दे देगा, पैसा भी दे देगा, लेकिन द्वितीय भाव का मंगल क्या करेगा, संबंधों को खराब कर देगा। ऐसा व्यक्ति सेल्फिश होता है, उस वो सिर्फ अपने काम निकालता रहता है, रिश्तेदारों से, माता से, पिता से, बहन से, भाई से, ससुराल वालों से, लेकिन वो किसी के लिए कुछ नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन जो अष्टम का सॉरी, जो दशम का मंगल है, उसमें स्थिति ये रहेगी कि यह व्यक्ति बहुत अच्छा सेनापति, अंगरक्षक, और हम ये कहेंगे कि दिग्बल प्रदान है, अच्छा कार्य करेगा व्यक्ति। ठीक है, इस प्रकार से हम देख सकते हैं। इसी प्रकार 11वें 12वें का मंगल अच्छा नहीं होता,
11वें का भी हम कह सकते हैं थोड़ा थोड़ा ठीक, लेकिन 12वें का मंगल क्या करेगा व्यक्ति को, सर पे चोट लग सकती है, या ये कह सकते हैं कि उसकी जो मृत्यु होती है वो इसको मार देता है। तो 12वें का मंगल अच्छा नहीं कहा गया। और 8वें का इसलिए अच्छा नहीं 11वें कहा का गया कि मंगल वो, क्या बताइए ना। 11वें घर का 11वें मंगल। का मंगल संतान भाव पर दृष्टि जा रही है। 11वें का मंगल व्यक्ति धन तो कमा लेता है, धन के बारे में सोचता रहता है। और अभी इसका मुझे इतना ध्यान नहीं आ रहा 11वें भाव का, लेकिन 12वें का ध्यान आ रहा है कि 12वें में अगर मंगल बैठ जाए तो अच्छा नहीं है, व्यक्ति की हथियार से मृत्यु होती है, और उसे लोहे से बच के रहना चाहिए। और यहाँ तक कि उसको जो है कोई, मतलब कहने का ये, ऐसे व्यक्ति का लास्ट टाइम पे धन भी नष्ट हो जाता है। तो जिसका 12वें का मंगल हो ना, उसे अपनी जीवन की अंतिम अवस्था में, या खासकर जब मंगल की दशा महादशा चल रही हो, तो उसे अपने धन का त्याग कर देना चाहिए, मतलब किसी को दे देना चाहिए या बंटवारा कर देना चाहिए, क्योंकि वो नष्ट हो जाएगा। और अंत समय में उसे किसी के साथ भी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि 12वें का मंगल जो है उसे ही नष्ट नहीं करेगा, उसके परिवार वालों को भी नष्ट कर देगा। तो बेहतर ये है कि वो अकेला रहे उस समय में जब उसपे महादशा चल रही हो, और वह अपने धन का त्याग कर दे, मतलब किसी को दे दे। नहीं तो वो धन भी नष्ट होगा, उसके साथ रहने वाले भी नष्ट होंगे। तो 12वें का मंगल जो है बड़ा खतरनाक मंगल होता है। 11वें के मंगल में जो, बस मुझे इतना ही याद आ रहा है कि जो 11वें का मंगल है वो व्यक्ति को लाभ तो करा देगा, लेकिन उसे फिर भी संभल के रहना चाहिए, क्योंकि उतना वो त्रिशढ़ाय भाव है, उसकी एक दृष्टि वहां भी जा रही है पंचम पर, संतान के लिए ठीक नहीं है। ठीक है, तो हम इस तरह से देख सकते हैं। बाकी तो जब हम हर भाव में मंगल, हमेशा इनको ना मंगल शुक्र शनि इत्यादि ना कह करके मंगल देव, भगवान मंगल, इससे ग्रह प्रसन्न रहते हैं। ठीक है। और गुरु के कथन पर कभी जो है शंका दृष्टि ना करें। हाँ, ये जरूर है, तर्क वितर्क करना बुरी बात नहीं है। आप कहीं शास्त्र में देखें, आप कुंडलियों पर उन अनुभवों को देखें, तो उससे क्या होगा, आप भी सीखेंगे। तो अभी फिलहाल इतना ही जो मुझे पता था वो मैंने बता दिया, और ये सब गुरुजनों का मैम कथन है। तीसरा घर का मंगल के बारे में कुछ नहीं बताया आपने। तीसरे घर का तीस तीसरे घर का मंगल। बताया है, भाइयों के लिए अच्छा नहीं है, भाई बहन से अच्छा। संबंध खराब करा देगा। धन तो कमा लेगा व्यक्ति, पर भाई बहन से ओके। संबंध खराब करा देगा, भाई को और कष्ट रहेगा। भाई चौथे का, घर का मंगल। अब आप ये लिख रहे हैं, आप रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा ना महोदय। हाँ। चौथे घर का मंगल जो है ना, भूमि भवन का सुख तो दे देगा, लेकिन वो हाँ। क्या करेगा कि अन्य ग्रहों पर भूमि भवन का सुख दे देगा, मकान का सुख दे देगा, लेकिन वो हम्म। जिन ग्रहों पर दृष्टिपात करेगा उनकी सौम्यता को छीन लेगा, उनके शुभत्व को छीन लेगा, क्योंकि अच्छा। सुख का भाव है ना। हाँ। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हाँ। अब आज ये विषय मैंने कह दिया, आगे बढ़ते हैं चलिए। मंगल एक अशुभ और पुरुष संज्ञक ग्रह है, पित्त प्रकृति और अग्नि तत्व प्रधान है। मेष राशि इसकी खुद की राशि है, मेष और वृश्चिक इसकी राशि है। और काल पुरुष की कुंडली में मेष राशि लगन में बनती है, वृश्चिक में अष्टम, काल पुरुष की कुंडली में अष्टम राशि वृश्चिक, जो है उस वृश्चिक राशि है जो कि अष्टम भाव में आती है। ठीक है। और इसकी चौथी दृष्टि अच्छी काम करती है, हमेशा चौथी दृष्टि शुभ होगी, जहां जाएगी वहां अच्छा कर देगी। अच्छा, जिसका मंगल जो है ना यहाँ होता है चौथे घर में, उसका विवाह बहुत लेट होता है, या विवाह, क्योंकि हालांकि चौथी दृष्टि जा तो सप्तम पर ही रही है, पर डिले करा देता है विवाह को, और उसका जो अन्य ग्रहों की शुभता को भी नष्ट कर देता है, जहां जहां तक, हालांकि चौथी दृष्टि तो काम करेगी अच्छी, लेकिन अन्य जो ग्रहों की शुभता है, जो मानो अगर अन्य ग्रह बैठे हैं केंद्र में, बृहस्पति है, बुध है, चंद्रमा है, तो उनके सौम्य गुण को छीन लेता है, मतलब उतना शुभ प्रभाव नहीं दे पाता। आगे बढ़ते हैं। मंगल मकर राशि में 28 अंश पर उच्च का होता है, तभी तो कहा 10वें घर में मंगल को दिग्बल प्रदान है। 28 अंश पर उच्च का फल, उच्च का ग्रह सर्वाधिक फल देता है, 100%, यानी सबसे अच्छा फल देगा। ऐसे व्यक्ति अच्छे उसमें होते हैं, आर्मी में होते हैं, अंगरक्षक होते हैं, किसी ऐसी पोस्ट पर होते हैं जहाँ मतलब प्रतिष्ठावान स्थिति होती है,
सम्मान प्राप्त होता है, प्रतिष्ठा, मतलब होता है ना आर्मी में जो बड़े बड़े वो बनते रहते हैं, पोस्ट उनका वो होता रहता है ना, क्या कहते हैं, प्रतिष्ठा बढ़ती रहती है, पद प्राप्त होते रहते हैं, और उसको सरकारी सम्मान भी प्राप्त होता है, सरकार से सम्मान प्राप्त होता है। और कर्क राशि में 28 इंच पर नीच का कहेंगे। मेष राशि मंगल की मूल त्रिकोण राशि है, और मूल त्रिकोण राशि में मंगल बैठ जाए तो कुछ ना कुछ दे देगा। कहते हैं ना कि जो 1, 4, 7, 10 जो केंद्र भाव है वो विष्णु स्थान है, 1, 5, 9 त्रिकोण भाव है वो लक्ष्मी स्थान है। त्रिकोण के ग्रह सर्वाधिक शुभ फल करेंगे। दूसरा, जो केंद्र में बैठे ग्रह हैं वो भी अच्छा फल देते हैं। एक सूत्र ये भी बताया जाता है कि केंद्र में जो बैठे ग्रह हैं अगर अशुभ है, मतलब सूर्य है, शनि है, राहु है, केतु है, तो वो अपने अशुभत्व का उतना अशुभ नहीं करेंगे, लेकिन शुभ करेंगे ऐसा नहीं कहा गया। ऐसी शुभ ग्रह बैठ जाएं केंद्र में तो उतना अधिक शुभ नहीं करेंगे, लेकिन अशुभ करेंगे ये भी नहीं कहा गया। और सर्वाधिक जो दोष लगता है बुध के लग्नों में, जो है गुरु को, गुरु के लग्नों में बुध को लगता है, जिसे हम केंद्राधिपति दोष कहते हैं। चलिए इसकी चर्चा आगे करेंगे, अलग से इन दोषों की व्याख्या करेंगे। आ जाते हैं यहीं पर। अग्नि तत्व प्रधान है, लाल रंग का है, तमोगुणी है। तमोगुणी मतलब मंगल अगर बहुत अच्छा ना हो स्थिति, तो ऐसा व्यक्ति मांस मच्छी तामसी प्रभाव का होता है। आंखें लाल रहती हैं, बहुत जल्दी गुस्सा आता है, पैम्पर्ड और अग्रेसिव नेचर वाले होते हैं। मंगल क्रोध को दर्शाता है, जिसके लगन में मंगल है डेफिनेटली व्यक्ति, चाहे मरा पतला सा दुबला सा हो, जिसमें जान भी ना हो, लेकिन क्रोध की अंत की होगी उसमें। क्यों? क्योंकि वो लगन भाव में बैठा है। जी। तो जरा 1 मिनट ना अटेंडेंस ले लीजिए मैम, जरा सब कैमरा ऑन कर लीजिए, और मैं जरा 2 मिनट के लिए माइक बंद कर रही हूँ। सर, आप में से कोई अटेंडेंस मार्क कर लीजिएगा। हाँ जी मैम, मैं कर रही हूँ। डन डन। जी धन्यवाद। जरा 1 मिनट रुकिएगा, आप पढ़िए आप में से। हाँ जी, मैं पढ़कर सुनाती हूँ। चलिए अब तो मैं आ गई, पढ़ती हूँ, लेकिन पढ़ लिया कीजिए, अच्छा ही है आप लोगों के लिए, क्योंकि आप तो भावी ज्योतिषी है। तो हमने पढ़ा तमोगुणी प्रधान है, लाल रंग है, इसका निवास स्थान अग्नि है। मंगल का जो वर्ण है वो क्षत्रिय है। ऐसे जिसका मंगल अच्छा होता है ना वो क्षत्रिय होते हैं, मतलब इसमें जाते हैं पुलिस में, आर्मी में, और इस तरह की सरकारी नौकरियों में जाते हैं, अच्छे पद पर जाते हैं। मंगल के सूर्य चंद्रमा और गुरु हैं मित्र, और बुध शत्रु है, ये ध्यान रखिएगा। बुध पर मंगल सर्वाधिक जो है दुष्प्रभाव देता है। बुध की राशि पे मंगल बैठ जाए, मंगल की राशि पे बुध बैठ जाए, मैंने कहा ना कि अगर मंगल की दृष्टि 11वें घर में बैठ करके, हालांकि धन तो कमा लेगा, लाभेश में बैठा है, मंगल जो है धन को भी रिप्रेजेंट करता है, लेकिन नवम भाव में है, दशम 11वें भाव में है, तो धन तो कमा लेगा व्यक्ति, लेकिन उसकी एक दृष्टि पंचम में जा रही है। ठीक है, जो संतान के लिए ठीक नहीं है। आगे चलते हैं। तो मंगल और बुध परम वैरी हैं। शनि और शुक्र भी, मतलब वैरी से कहेंगे कि उस पर अच्छा फल नहीं देगा, और दुष्प्रभाव और अधिक बढ़ जाएगा। शनि और शुक्र से ये समता का भाव रखते हैं। अब शनि और शुक्र से क्यों? क्योंकि जो शनि है ना मंगल के दोषों को दूर करता है, और जो मंगल है वो शनि के दोषों को दूर करता है।
हाँ, अगर कोई पाप प्रभाव आ गया शनि, सॉरी, मंगल और शुक्र का या बुध का, तो ऐसा व्यक्ति या तो चारित्रहीन होगा, या ऐसा व्यक्ति तांत्रिक इत्यादि क्रियाओं में संलग्न होगा। फिर हमने आगे देखा, शुक्र से समता का भाव रखता है, मंगल को मृगशिरा। अच्छा, मैंने ये भी बताया था जिसका 12वें, 11वें या अष्टम में मंगल हो, तो उसे लोहे धातु से बचना चाहिए। मतलब मैंने सुना है ऐसा, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि 12वें का मंगल अच्छा नहीं है, लोहे से दूर रहना चाहिए। आगे चलते हैं। दशम स्थान में दिग्बली होता है, ये अभी आपको बताया ही था, दक्षिण दिशा का स्वामी है। नहीं, मैम मंगल आपने बताया लगभग कि दशम भाव में अच्छा होता है। दिग्बली, इसको दिग्बल प्राप्त है, क्योंकि कालपुरुष की कुंडली में मकर राशि आती है ना, तो मकर राशि इसकी उच्च राशि है। उच्च राशि में अगर वो मतलब कालपुरुष की, जब हम फलित करते हैं ना सर, तो हम क्या करेंगे ना, कालपुरुष की कुंडली को ध्यान में रखेंगे। आप एक तरह से ऐसे समझ लीजिए, हम कहीं कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो हमें गिनती और पहाड़ों को भी तो ध्यान में रखना पड़ेगा ना। हम्म। ठीक है ना, अब जैसे प्लस 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 या जो भी है, मतलब जो कुछ सूत्र होते हैं ना, उन्हें ध्यान में रखना पड़ेगा। तो हमेशा जब हम फलित करें, तो काल पुरुष की कुंडली को ध्यान में रखें, हम ग्रह गोचर को ध्यान में रखें, हम विंशोत्तरी दशाओं को ध्यान में रखें, और अगर आपके पास अंतर्दृष्टि है तो अब वो भी काम करेगी। एक मैं उदाहरण देती हूँ, जिसके पास अंतर्दृष्टि है, उसके पास कोई जातक आया, उसने उसे गलत डेट ऑफ बर्थ दे दी, और क्वेश्चन पूछा उसे चेक करने के लिए, वो आंसर बिल्कुल फिर भी सटीक बताएगा। क्यों? क्योंकि उसने अपनी अंतर्दृष्टि से देख लिया कि ये होने वाला है। तो वहां तो ये कैलकुलेशन और ये सब शास्त्र भी अलग हो जाता है। मतलब ऐसा व्यक्ति कम पढ़ लिख के भी बहुत बेहतर काम कर लेगा, उनसे बेहतर काम कर लेगा जो पढ़े लिखे हैं। दूसरी एक चीज है कि लोग क्या करते हैं आजकल, मैं देख रही हूँ, कुंडली लाएंगे, या मतलब चेक करेंगे उसे, कई कई जगह दिखाएंगे। अच्छा, ज्योतिष आचार्य जो खासकर इसमें हो सकता है सभी कास्ट के लोग हैं, लेकिन मैं बता रही हूँ, ज्योतिष बाजार में आजकल तांत्रिक बहुत घुसे हुए हैं, तांत्रिकों का, भूतों का बाजार बहुत गर्म है। आप ये देखिएगा, ज्योतिष बाजार में जो ज्योतिषी बैठे हैं मोस्टली पंजाबी हैं, या जो है बनिए हैं। मैं ये नहीं कह रही, जो इस पांडित्य क्रिया को कर रहा है वो आधा पंडित तो है ही, और अगर उसने शास्त्र पढ़ लिया तो यहाँ कास्ट की कोई बात नहीं है। लेकिन मैं एक बात बता रही हूँ कि जो बनिया होगा तो उसे व्यापारिक दृष्टि से चलाएगा। अगर आपकी दृष्टि व्यापार की है, तो चाहे आप पंडित भी और आपकी दृष्टि व्यापारिक है, तो उस विद्या का वो हनन कर रहे हैं। क्यों? वो क्या करेंगे, केपी से भी देख लिया जी, हस्त विद्या से भी देख लिया जी, उससे टैरो से भी देख लिया जी। अच्छा, अब यही आ रहा है, तो अब मैं उस जातक को ये बता दूं, नहीं, हमेशा एक विद्या को पकड़ के चलो, तो आप पंडित हैं। अगर आप के नाड़ी ज्योतिष में भी देखा उसको, आपने केपी में भी चेक करा, आपने उसमें उसमें में भी चेक करा, तो उससे शास्त्र दोष आपको लगेगा। क्या इसका मतलब आपको एक शास्त्र पे विश्वास नहीं है जो आप चार जगह उसको चेक कर रहे हैं? आप एक ही शास्त्र पे इतनी पारंगतता हासिल कीजिए ना कि आप उसी से एक बार में सही बता दें। और जिसके पास तो अंतर्दृष्टि है, उसे तो ये सब कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं है, वो तो सामने जाता का है, आपने बता दिया उसको हल। ठीक है, तो लोग ऐसा नहीं है चेक करने के लिए गलत डेट, आज कई लोगों के पास तो डेट ऑफ बर्थ ही नहीं होती। मैं नहीं जानती आप मेरी बात से कितने सहमत है, लेकिन क्योंकि मैं इस कार्य क्षेत्र में हूँ, तो मैं इस तरह की चीजें देख रही हूँ, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया। तो मैं आगे बढ़ती हूँ। लोग डरा डरा कर पैसा कमा रहे हैं। मंगल मृगशिरा, चित्रा और धनिष्ठा नक्षत्रों का स्वामित्व प्राप्त है। मंगल दशम भाव में दिग्बली होता है और दक्षिण दिशा का स्वामित्व प्राप्त है। मंगल लगभग 45 दिनों से दिनों में एक राशि का परिवर्तन करता है। वैसे अगर मंगल की दशा से कोई गुजरता है ना, तो